गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर दोलित्र। ठीक है, आज हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 के अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं। एक तो है ऑसिलेटर और दूसरा आपका पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो आपकी जो ऑसिलेटर है इसके अंदर फीडबैक प्रिंसिपल को यूज करके ऑसिलेटर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फीडबैक प्रिंसिपल को यूज करते हैं और फीडबैक कौन सा देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर हम लोग बाइनरी नंबर्स को, ठीक है, बाइनरी नंबर्स को किस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और जो आपकी लॉजिक गेट है, ठीक है, लॉजिक गेट इनको स्टडी करेंगे। और लॉजिक गेट को यूज करके जो आपके सर्किट बनाए जाते हैं इन सबको हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे। तो आपकी जो यूनिट 4 है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक चैप्टर आपका ऑसिलेटर का है और सेकंड चैप्टर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑसिलेटर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका यूनिट 3 थी, यूनिट 3 के अंदर भी आपके 2 पार्ट्स थे, एक ट्रांजिस्टर का था और एक फीडबैक का था। तो हमारा जो यूनिट 3 वाला पार्ट था जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर और फीडबैक को पढ़ा था, तो फीडबैक वाला जो हमारा चैप्टर था इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर था इसके अंदर हमने 1-2 टॉपिक छोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग यूनिट 4 कर रहे हैं। यूनिट 4 का जो आपका ऑसिलेटर है उसके अंदर बस फीडबैक प्रिंसिपल को यूज करके ही हम लोग ऑसिलेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ऑसिलेटर के अंदर आपके ज्यादा टॉपिक नहीं है। ऑसिलेटर में आपके 2 या 3 टॉपिक है सिर्फ। ठीक है, और जो फीडबैक वाला चैप्टर हमने किया था इसके न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं इसका न्यूमेरिकल करवा दूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट 4 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं सारे चैप्टर्स के, ठीक है, रेक्टिफायर के या ट्रांजिस्टर या फीडबैक जो भी हैं उनको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के जो आपका एच पैरामीटर्स वाला हमने भाग पढ़ा था, ठीक है, एच पैरामीटर्स वाला जो टॉपिक था हमारा, तो उसके अंदर हम लोगों ने एच पैरामीटर्स कॉमन इमिटर और कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के लिए हमने डिफाइन किए थे। तो हमारे पास में हमने लूप जो हमारा वोल्टेज गेन होता है और आर आई आर ओ इन सब के मान निकाले थे। तो वहां पर हम लोग जो रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन इमिटर के अंदर हमने एच एफ ई एच आई ई जो ये यूज किए थे, इन सब की जो वैल्यूज होती हैं और इनमें जो हमारे पास में एच एफ बी और एच एफ ई इन सब में जो रिलेशन होते हैं इनकी एक टेबल है। ठीक है, जो मैं आपको लिखवा दूंगी, उसके नोट्स दे दूंगी। ठीक है, इनको आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है। तो आपका जो यूनिट 3 वाला पार्ट है उसके अंदर एक तो ये एच पैरामीटर्स वाला, ठीक है, इसके नोट्स, और जो हमने आरसी कपल्ड ऑसिलेटर को छोड़ा है उसको पढ़ाना है, तो वो हम बाद में करेंगे। और जो फीडबैक वाला चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेटर्स को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑसिलेटर होते क्या हैं। तो ऑसिलेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक सक्रिय विद्युत परिपथ होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक टैंक सर्किट का हमने डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर हमारा एक इंडक्टर लगा है और एक आर लगा है और एक सी लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं इनके अंदर टैंक सर्किट को यूज किया जाता है, क्योंकि इस टैंक सर्किट से हमें क्या मिलते हैं? दोलन मिलेंगे। ठीक है, तो जो ऑसिलेटर होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय विद्युत परिपथ होते हैं। ठीक है, सक्रिय विद्युत परिपथ होते हैं
और इनके अंदर क्या होता है कि जो डीसी हमारी धारा ऊर्जा होगी उसको किस में चेंज करते हैं, एसी के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, सक्रिय जो हमारे ये विद्युत परिपथ हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमने रेक्टिफायर पढ़े थे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, डीसी करंट या ऊर्जा जो हमारी होगी उसको किसमें चेंज करेंगे, एसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी ऑसिलेटर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एसी होगा, यानी ये जो आवर्ती धारा या वोल्टता होती है। ठीक है, ये जो ऑसिलेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, आवर्ती धारा या वोल्टता के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। आवर्ती धारा या वोल्टता के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑसिलेटर होंगे हमेशा क्या होगा, इनका आउटपुट जो होता है वो एसी होगा, क्योंकि ये जो पीरियोडिक करंट या वोल्टेज है उसके सोर्स के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं यहाँ पर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा ये टैंक सर्किट है वो किस प्रकार वर्क करता है। इसे ये जो एल और सी को मिला करके सर्किट बनाया हुआ है इसको क्या कहते हैं, टैंक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टैंक सर्किट यूज किया जाता है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, एक तो इंडक्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे पास में लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैपेसिटर है इसको क्या किया जाता है, किसी विद्युत स्रोत से जो हमारी डीसी पावर सप्लाई है उससे क्या करते हैं, इसे आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक हमारी ये कुंजी जो लगी हुई है कि अगर ये ओपन है तब तक क्या होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा। ठीक है, इसे हम बंद करते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो ये जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, इस एल के द्वारा अनावेशित होता है। पहले जो कैपेसिटर होगा वो कंप्लीटली चार्ज होगा, उसके बाद में एल के द्वारा क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जो इंडक्टर लगा है इसके द्वारा ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो यहां से जब कैपेसिटर चार्ज और फिर एल के द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ एल के थ्रू क्या होने लगी, करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होती है तो हम जानते हैं कि जब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, चेंज आएगा। और फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो लेंज और फेराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, लेंज व फेराडे के नियम के अनुसार ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, यानी जो इंडक्टेंस को प्रोवाइड करवाएगा ये, ठीक है, प्रतिघात होगा यहाँ पर इस फ्लक्स के चेंज का या इस फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है। ठीक है, उसका जब विरोध करेगा तो क्या हो जाता है, अपने पास में वापस से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, ये इसको फ्लो नहीं होने देगा। उसके बाद में फिर से क्या होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, फिर इसके द्वारा एल के द्वारा ये अनावेशित होता है, फिर से ये एल के द्वारा अनावेशित होगा, फिर यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जब ये इसको अपोज करता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर ईएमएफ आता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इस विद्युत वाहक बल से वापस से ये चार्ज होता है। तो ये जो प्रोसेस है एक दोलनी प्रोसेस चलती रहती है, यानी दोलन होते रहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑसिलेशन चलते रहते हैं। तो अगर सर्किट के अंदर कोई एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है, अगर कोई एनर्जी लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा हो, तब तो क्या होता है कि ये दोलन अपना एम्पलीट्यूड जो है, इनका जो आयाम है इन ऑसिलेशन का, वो क्या रहता है, सेम बना रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण
और भी जो ये रेडिएशन लॉस होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ऊर्जा की हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है। इस कारण ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, टाइम के साथ में डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ई या आई अगर यहाँ पर हमारा ले रखा है हमने, तो ये क्या होगा, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिक्रीज होते रहते हैं। अब जो हमारे विद्युत परिपथ जो होते हैं या फिर हमें ऑसिलेटर का जो आउटपुट चाहिए होता है वो हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए होता है इस प्रकार का। लेकिन इन सर्किट से, जो टैंक सर्किट है उससे हमें क्या मिल रहा है, इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट तो क्या है, इसका एसी है, आवृत्ति धारा या वोल्टता मिलती है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को पोषित रखने के लिए, यानी इन ऑसिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, फीडबैक दिया जाएगा और उस फीडबैक से इनको एनर्जी मिलती है जिससे कि ये मेंटेन रहे। तो जब फीडबैक यूज किया जाता है, इसका मतलब वहां पर क्या लगाते हैं, एक एम्पलीफायर को यूज करते हैं। ठीक है, हमारा कोई एम्पलीफायर होगा और उस एम्पलीफायर के अंदर इस टैंक सर्किट को यूज किया जाता है। तो टैंक सर्किट से क्या मिलेंगे, ये ऑसिलेटरी हमें आउटपुट मिलता है और जो आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है, उसका पॉजिटिव फीडबैक क्या करते हैं, वापस इनपुट पर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर है इसका गेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका गेन ज्यादा होगा तो कुछ पार्ट इसका वापस से क्या कर दिया जाता है, या पूरा का पूरा पार्ट वापस से इनपुट पर दिया जाता है और ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो मेंटेन रहेंगे और एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सर्किट बनते हैं पॉजिटिव फीडबैक को यूज करके और टैंक सर्किट को यूज करके, एम्पलीफायर होगा हमारा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव फीडबैक होगा और टैंक सर्किट को यूज करके, तो ये इस प्रकार के जो सर्किट बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर का प्रोसेस रहता है और इनका जो सिद्धांत रहेगा, क्या करते हैं ये, इसको डीसी धारा या ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं, एसी के अंदर चेंज करते हैं। डीसी धारा ऊर्जा को एसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारे पास में होते हैं। अब जो ऑसिलेटर का आउटपुट होता है उसके आधार पर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं जो हमें इनसे आउटपुट मिलता है। एक तो होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आउटपुट हमें मिल रहा है पीरियोडिक होता है। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक आउटपुट है वो साइनोसोडियल हो सकता है, जावक्रिय हो सकता है और नॉन साइनोसोडियल, ठीक है, नॉन साइनोसोडियल अजावक्रिय भी हो सकता है। तो उसके आधार पर कि साइनोसोडियल होगा या नॉन साइनोसोडियल होगा, क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर है तो आउटपुट क्या होते हैं, साइनोसोडियल होते हैं, और अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होते इन्हें हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। तो इनका जो आउटपुट होता है वो साइनोसोडियल नहीं होता है, नॉन साइनोसोडियल होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑसिलेटर का था कि ऑसिलेटर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, और ये क्या वर्क करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं कि ऑसिलेटर में फीडबैक कैसे दिया जाता है। तो एक बार लिख ले इसको कि ये निर्गम जो हमें मिलता है ऑसिलेटर का, ठीक है, निर्गम धारा या वोल्टता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम फीडबैक किस प्रकार देते हैं वो पढ़ते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं कि फीडबैक जो रिक्वायरमेंट होती है ऑसिलेटर के अंदर, क्योंकि ऑसिलेटर के अंदर ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। और फीडबैक कैसा होगा, पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो मान लो ये हमारा क्या है, एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो वी आउटपुट है, और इस वी आउटपुट का पुनर्निवेश किया जाता है। उपयुक्त मान के पुनर्निवेश द्वारा क्या करते हैं, इसे वापस से हम इनपुट देते हैं, इनपुट पर पुनर्निवेश कर दिया जाता है, और फिर ये ठीक है। तो जो हमारा सर्किट होगा इसके अंदर क्या करते हैं कि वापस हम फीडबैक दे रहे हैं। तो यहां पर हमें जो वैल्यू है, ये वी आई है, तो यहां पर कितना मिलता है, वी आई एफ मिलता है। ये अगर हमारा वी आई है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी आई एफ आ जाएगा, और यहाँ पर वी एफ होगा। ठीक है। तो फीडबैक के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, जो हमारा लास्ट चैप्टर था यूनिट 3 के अंदर। तो वहां पर हमने देखा कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसका जो आउटपुट होगा उसके थ्रू हम क्या देते हैं, उसका कुछ पार्ट हम वापस इनपुट पर दे देते हैं। तो ये हमारा फीडबैक कहलाता है। ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था कि नेगेटिव फीडबैक से गेन जो है वो कम होता है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। लेकिन ऑसिलेटर के अंदर हमें क्या चाहिए होता है कि इस गेन को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट पार्ट है उसको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस के कारण ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक को यूज किया जाएगा, जो कि इसके गेन में क्या करेगा, वृद्धि करता है। ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक अगर हम देंगे तो हमारा वी आई एफ का मान क्या होगा, वी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ। यही होता है हमारा फॉर्मूला कि वी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ या वी आई माइनस वी एफ। ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है। कौन सा फीडबैक होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक से वी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ। तो यह आ जाएगा वी आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी नोट। ठीक है। क्योंकि वी एफ क्या होता है, जहां वी एफ इक्वल्स टू क्या है, बीटा वी नोट है। ठीक है। वी एफ इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा वी नोट होता है। यहाँ पर हमारा जो बीटा है वो क्या कहलाता है, पुनर्निवेश अनुपात कहलाता है। तो इसका मान हम लोग रख सकते हैं। अब जो हमारा वी आई एफ होगा वो क्या होता है, वी आई एफ इक्वल्स टू ए वी नोट होता है, क्योंकि जो गेन होता है वो क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो वी आई एफ की जगह हम लिख सकते हैं ए वी नोट। ए वी नोट इक्वल्स टू वी आई प्लस बीटा वी नोट। तो यहां पर आ जाएगा ए वी नोट माइनस का बीटा वी नोट इक्वल टू वी आई। ये वैसे ही जैसे हमने फीडबैक के अंदर निकाला था। तो यहां पर आ जाएगा ए माइनस, ठीक है, यहां पर अपने पास में वी नोट इक्वल्स टू हमारा क्या है, ए वी आई एफ है। तो वी आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा वी नोट अपॉन ए। ठीक है। तो इसको या तो हम इस प्रकार लिख लेंगे, वी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस बीटा वी नोट है, तो हम इसे लिख लेंगे बीटा ए वी आई एफ। तो ये आ जाएगा वी आई एफ 1 माइनस ए बीटा इक्वल टू वी आई। ठीक है। और जो हमारा वी आई एफ है, ठीक है, वी आई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई एफ इक्वल्स टू वी नोट अपॉन ए। ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगी वैल्यू
V नोट अपॉन A इक्वल्स टू VI प्लस बीटा V नोट, ठीक है। और इसको हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा V नोट अपॉन A माइनस का बीटा V नोट इक्वल्स टू VI। तो ये बन जाएगा V नोट और ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस A बीटा, ठीक है, 1 माइनस A बीटा अपॉन A इक्वल टू VI। तो ये अपना बन जाएगा V नोट अपॉन VI इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा, और यहां से AF का मान हमारे पास में आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस A बीटा, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है विद फीडबैक, जो हमारा गेन होगा वो कितना हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस A बीटा, ठीक है। अब जो यहाँ पर A बीटा आ रहा है वो क्या होता है, फीडबैक फैक्टर होता है। तो इस फीडबैक फैक्टर का मान क्या होना चाहिए ऑसिलेटर के लिए वो हम निकालेंगे, और इसके लिए कसौटी आती है बारखाउजेन कसौटी, बारखाउजेन क्राइटेरिया, उसका मान हम लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया। इस वाले स्टेप को रहने देना चाहे, ठीक है। यहां से हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते हैं कि A इक्वल्स टू हमारा VIF इक्वल्स टू क्या होता है AV नोट होगा, ठीक है। तो AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा हमारे पास में वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा विद फीडबैक गेन होगा। अब इसके अंदर जो हमारा ए बीटा है, इस ए बीटा का मान जो है वो क्या हो सकता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ए बीटा जो हमारे पास में फीडबैक फैक्टर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं कि ए बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर ए बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 0 लिखते हैं, यानी मोड ऑफ ए बीटा हमारा क्या रहेगा 1 अगर है, मोड ऑफ ए बीटा अगर 1 है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका जो एफ का मान है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी यहाँ पर गेन जो है वो कितना हो गया, अनंत हो जाएगा। तो ऑसिलेटर के लिए ए बीटा का मान क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ये ए बीटा इक्वल्स टू 1 जो रहता है, इससे हमारे पास में क्या होगा कि इस गेन में वृद्धि हो रही है। तो ए बीटा इक्वल्स टू 1, एक तो ये वैल्यू, दूसरा क्या होना चाहिए कि ऑसिलेटर के अंदर जो फीडबैक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब जो फेज शिफ्ट होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस हमारे पास में होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस जो होगा या फेज शिफ्ट अगर हम कहें, तो उसका मान कितना होना चाहिए 360 डिग्री 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऑसिलेटर के लिए ये 2 क्राइटेरिया होते हैं, 2 कंडीशन की, एक तो ए बीटा का मान 1 होना चाहिए और दूसरा फेज शिफ्ट जो है वो 360 या 2 पाई का होना चाहिए, ठीक है। ये बारखाउजेन क्राइटेरिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑसिलेटर के जो ऑसिलेशन है वो मेंटेन रहते हैं। तो इसके अंदर ऑसिलेटर के अंदर क्या होगा कि एक बार हम जब इसको चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, ठीक है, तो इसमें कोई बाह्य संकेत देने की जरूरत नहीं पड़ती। लगातार क्या मिलता रहता है, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट का फिर निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें कोई बाह्य संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी बारखाउजेन क्राइटेरिया, बारखाउजेन कसौटी कहलाती हैं। ठीक है। अब जो हमारा ऑसिलेटर है, इसके लिए सर्किट किस प्रकार बनाया जाता है, यानी अगर हम इसके सर्किट बनाते हैं, अगर हम लोग एलिमेंट्स को यूज करें, रिएक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स हैं Z1, Z2 और Z3 को हम यूज करते हैं यहाँ पर,
तो उनको किस प्रकार यूज किया जाता है, और एम्पलीफायर अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, यहाँ पर अगर हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो किस प्रकार और कौन सा यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का टाइप लेंगे, यानी जो हमारा कॉमन इमिटर है या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर लेते हैं, एम्पलीफायर हमारा यहाँ पर, और इसके अंदर रिएक्टिव एलिमेंट्स को लिया जाता है, तो वो किस प्रकार सर्किट बनता है। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलेटर है इसके अंदर कंप्लीटली जो इनपुट दिया जा रहा है वो फीडबैक के थ्रू ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलेटर है इसके अंदर अब सर्किट रिक्वायरमेंट किस प्रकार होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर कि दोलित्र के लिए परिपथीय आवश्यकता। ये हमारा एम्पलीफायर है ए, और इसके अंदर अब Z1, Z2 और Z3 यहाँ पर 3 रिएक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर जो होगा इसके अंदर हम लोगों ने बारखाउजेन क्राइटेरिया को पढ़ा। बारखाउजेन क्राइटेरिया जो है वो स्वतः पोषित दोलन जो होते हैं उनके लिए लिखते हैं। ठीक है, स्वतः पोषित दोलन सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो बारखाउजेन क्राइटेरिया पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका सर्किट जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी उसको बनाते हैं। सर्किट को बारखाउजेन क्राइटेरिया की जो दोनों कंडीशंस हैं कि एक तो हमारा जो ए बीटा है उसका मान 1 होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, जो फेज शिफ्ट है वो हमारा 2 पाई या 360 का होना चाहिए, क्योंकि जो फीडबैक होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है कि वी आउटपुट से जो हम वी एफ दे रहे हैं, वी एफ और वी आई दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे, और ए बीटा इक्वल टू 1, ए बीटा इक्वल टू 1 वाली जो हमारी कंडीशन आई थी कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ए एफ इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, और इस कंडीशन के अंदर जो कंप्लीटली फीडबैक होगा वो किसके द्वारा, आउटपुट के द्वारा दिया जाता है, वी आई का मान वहां पर 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए एफ इक्वल्स टू क्या है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है इसका मतलब वी आई इक्वल टू 0 है, तो वी आई इक्वल टू 0 होगा तो वहां पर कंप्लीटली फीडबैक किसके थ्रू होना चाहिए, यहाँ पर यानी कंप्लीटली जो इनपुट हो रहा है वो फीडबैक के थ्रू ही है। ठीक है, बाहर कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल यहाँ पर नहीं देते हैं। तो ये दोनों बारखाउजेन क्राइटेरिया को यूज करके इसका जो सर्किट होता है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 ये जो हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये तीनों क्या हैं, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा कि तीनों कैपेसिटर या इंडक्टर ही होंगे, रेजिस्टेंस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे तीनों Z1, Z2 और Z3 को यूज करते हैं। ठीक है, ये अपना Z2 होता है, ये हमारा Z3 है और ये Z1 है, और ये एम्पलीफायर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो Z1, Z2, Z3 हैं इनके लिए हम लिख सकते हैं कि तीनों क्या होते हैं, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। Z1, Z2 तथा Z3 तीनों क्या होंगे, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, शुद्ध प्रतिघातीय अवयव।
ये तीनों शुद्ध प्रतिघाती अवयव हैं। इसका मतलब हमें पता है कि ये इंडक्टर या कैपेसिटर होंगे, लेकिन इनमें से कौन सा इंडक्टर होगा और कौन सा कैपेसिटर होगा ये हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास में टर्मिनल्स हैं, 1, 2 और 3 टर्मिनल हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर, ये जो हमारा सर्किट है, अब इसके अंदर क्या होगा कि बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया के अनुसार क्या होना चाहिए कि टोटल जो फेज शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, 360 का होना चाहिए। तो एक तो हमारे जो ये सर्किट हम यूज करते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स को, इससे हमारे पास में फेज शिफ्ट मिलता है 180 डिग्री का, और दूसरा जो फेज शिफ्ट होगा वो हमें एम्पलीफायर से मिलेगा, प्रवर्धक से मिलता है 180 का। तो टोटल 2 पाई हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर के जो तीनों मोड होते हैं सीबीसी और सीसी, उनमें से जो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का फेज प्रोवाइड करवाता है। इसको इन्वर्टिंग ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के अंदर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कॉमन इमिटर को यूज करेंगे। अगर कॉमन इमिटर को यूज कर रहे हैं और ये जो हमारे Z1, Z2, Z3 हैं, उसके अंदर क्या होगा, Z1 के थ्रू क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, Z1 के थ्रू फीडबैक होगा और ये हमारा Z2 जो है ये आउटपुट वाला पार्ट होगा। तो इस जो हमने डायग्राम बनाया इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने ग्राउंडेड 3 को किया हुआ है। इसका मतलब जो हमारा 3 टर्मिनल है वो क्या है, कौन सा होगा, इमिटर टर्मिनल होगा, क्योंकि कॉमन इमिटर के अंदर ग्राउंडेड इमिटर को करते हैं। ये हमारा आउटपुट पार्ट से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 जो टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल होगा, और ये वाला इनपुट पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 1 टर्मिनल जो है वो बेस टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इसका अब हम लोग एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो वो सर्किट आ जाएगा, ये हमारा GMVBE, यहां पर अपन 1/HOE यानी RO यूज करते हैं उसकी जगह, और Z2 हमारी इम्पिडेंस है, रिएक्टेंस है। ठीक है, प्रतिघात हम ले रहे हैं, और इसके अलावा Z3 और Z1 हमारे पास में 2 रिएक्टिव एलिमेंट और हैं, और यहां पर हमारा क्या होगा, V आउटपुट होगा। ठीक है, ये कॉमन इमिटर टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो Z2 है वो किस किस के बीच में था, 3 और 2 के बीच में। ये हमारा 2 टर्मिनल है और ये 3 है। E वाला जो टर्मिनल 3 है, और कैपेसिटर वाला ये जो हमारा कलेक्टर है इसके वाला टर्मिनल क्या है, 2 है। तो यहां से 2 और 3 के बीच में हमारा Z2 है, और जो Z1 और Z3 है वो सीरीज के अंदर है, और वो यहां से कनेक्टेड होंगे। एक तो हमारा इससे Z3 जो है इससे 2 से होगा, फिर Z3 Z1 के थ्रू होता हुआ वापस से बेस से होगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग जब अगर इनपुट पार्ट बनाएं तो ये इस प्रकार जाएगा। तो ये हमारा सर्किट है। अब जो ZL होगा, यानी जो हमारी लोड प्रतिबाधा होगी, या लोड जो हमारा ये रिएक्टेंस हम लेंगे, वो क्या होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, Z2, Z3, Z1 का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम ZL कह रहे हैं। तो ZL क्या बन जाएगा, Z3 और Z1 ये दोनों सीरीज में है और Z2 के साथ में पैरेलल में है। जैसे मान लो अगर हमारे पास में इस प्रकार रेजिस्टेंस होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हैं और फिर इसके साथ में पैरेलल में है। अगर आगे मान लो किसी सर्किट से कनेक्टेड है तो हम इनका कॉम्बिनेशन अगर निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, Z1 और Z3 को ऐड कर देंगे, Z1 प्लस Z3 और इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, यही होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ZL का हमारा मान आ जाएगा। अब जो हमारा फीडबैक है ये तो हमारा ZL का मान है। फीडबैक का मान क्या होगा, VF का मान बीटा V नोट होता है। ठीक है, तो हम लोग V नोट का मान निकालते हैं। V नोट क्या होगा, V नोट हो जाएगा GMVBE करंट और इंटू यहाँ की जो सारी हमारी इम्पिडेंस है। तो ये जो ZL आएगा, इनका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो ZL आ रहा है।
ठीक है, जेड एल हमने निकाल लिया। अब जो आर ओ और जेड एल है वो वापस से पैरेलल के अंदर है, तो वी आउटपुट होगा ये टोटल करंट इंटू यहाँ की टोटल इम्पिडेंस, तो ये आ जाएगा जीएम वीबीई। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का जीएम वीबीई इंटू आर ओ जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया वी आउटपुट इक्वल टू माइनस का जीएम वीबीई आर ओ जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल। अब जो जीएम आर नोट है इसको हम लिख सकते हैं वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस का वीबीई जीएम आर नोट जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, तो जो जीएम आर ओ होगा इसकी जगह हम लिख सकते हैं एवी, लिख सकते हैं इसकी जगह वोल्टेज गेन, क्योंकि जीएम आर ओ का मान क्या होता है, जीएम आर ओ इक्वल टू जीएम क्या है आईसी अपॉन वीबी। ठीक है, और ये आर ओ है, तो आईसी आर ओ हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, और वीबीई जो है वो ये भी वोल्टेज है, यानी ये आउटपुट पार्ट का और यहाँ पर इनपुट, तो ये क्या होगा, गेन होगा, एवी गेन ले सकते हैं। अगर हम लोग इस जो हमने फीडबैक के लिए जो सर्किट यूज किया है अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो हमारा वी आउटपुट क्या है, आईसीआरओ ही है। ठीक है, इसका मतलब ये गेन है हमारा एवी, जीएम आर नोट जो है वो। ठीक है, तो जीएम आर नोट अगर गेन है तो यहाँ पर हम जीएम आर नोट की जगह एवी लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा वी आउटपुट इक्वल टू माइनस का वीबीई एवी जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, ये हमारा वी आउटपुट का मान आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं वी आउटपुट अपॉन वीबीई क्या होगा, ए का मान होगा। ठीक है, यहां से हमारे पास में ए इक्वल्स टू क्या जाएगा, वीओ अपॉन वीबीई, और हम लोग निकाल सकते हैं बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसको लिख लो फिर हम बीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में वी आउटपुट का जो मान आया है और वी आउटपुट अपॉन वीबीई इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा माइनस का, इसको हमने ए वी लिख दिया, माइनस का ए वी जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, ये ए का मान हो गया। अब जो बीटा है यानी हम फीडबैक किसके थ्रू दे रहे हैं, इस Z1 के थ्रू, ये हमारा VF होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से जाने वाली करंट अपॉन इनटू यहाँ का रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाली करंट क्या होगी, V आउटपुट अपॉन Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये जो हमारा ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर टोटल करंट क्या होगी, V आउटपुट अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z1। ये हमारे पास में किसका मान है, VF का मान है। फीडबैक जो हम दे रहे हैं VF इक्वल्स टू हो जाएगा V आउटपुट इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। VF इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा V नोट होता है, इसका मतलब बीटा का मान क्या है, तो यहां से हमारा बीटा इक्वल्स टू है Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो अब हम लोग ए बीटा का मान निकाल सकते हैं, ए का मान आ गया और बीटा का मान आ गया, तो ए बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए वी जेड एल अपॉन आर ओ प्लस जेड एल और डॉट Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, बीटा का मान है, ए बीटा का मान है। ठीक है, इसको लिखो फिर हम ए बीटा को सोल्व करते हैं।
अब जो ए बीटा का हमारा मान है वो कितना आ गया, ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए वी जेड एल Z1 अपॉन आर ओ प्लस जेड एल इंटू Z1 प्लस Z3। इसके अंदर हम मान रख दें जेड एल का। जेड एल क्या था, ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए वी, जेड एल हमारा था Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, यही था जेड एल का मान। इसका मान रख दें Z2 Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और यह आ जाएगा आर ओ प्लस का जेड एल आ जाएगा Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और प्लस का Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये हमारे पास में जेड एल का मान आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बीटा इक्वल्स टू माइनस का ए वी Z1 प्लस Z3 Z2 Z1 डिवाइडेड बाय इस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर ओ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस का Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस का Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये हम लोगों ने एलसीएम लेकर के ये कैंसिल हो जाएगा और आर ओ इंटू ये बच जाएगा। तो यहां से अब हमारा Z1 प्लस Z3 इसमें से कॉमन आ सकता है, और ये कितना बच जाएगा Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, इसको लिख लें। एक मिनट, यहां पर हमारे पास में ये आर ओ प्लस जेड एल था, तो आर ओ प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है Z1 प्लस Z3। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए वी Z2 Z1 प्लस Z3। ठीक है, Z1 प्लस Z3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई के अंदर है, आर ओ प्लस जेड एल हमारा ये अलग से है। ठीक है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग कि यहां पर पहले हम ऊपर वाले जेड एल का मान रखें, तो माइनस का ए वी Z1 और जेड एल का मान क्या है Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और यह आ जाएगा आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, और इसी प्रकार Z1 प्लस Z3, तो ये Z1 प्लस Z3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। तो ए बीटा का मान रह जाएगा माइनस का ए वी Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और यह आ जाएगा आर ओ प्लस जेड एल। ठीक है, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए वी Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और अब हम लोग जेड एल का मान रख देते हैं, तो यह आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये हो जाएगा आर ओ प्लस Z2
Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ये आ गया ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए बी Z2 Z1 अपॉन, अब हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और आर ओ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस का Z2 Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर Z1 Z2 Z3 ये सारे क्या हैं, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं Z1 इक्वल्स टू JX1, Z2 इक्वल्स टू JX2 आयोटा है हमारा, Z3 इक्वल्स टू JX3। तीनों रिएक्टिव एलिमेंट्स है, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यहां पर तो क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन आएगा, यानी ये आयोटा वाली टर्म होगी। और जो ये Z2 Z1 प्लस Z3 है, यहाँ पर अगर हम Z1 और Z3 का मान रखते हैं तो एक आयोटा इनके साथ आएगा। ठीक है, और एक हमारा जो J आएगा, आयोटा जो आएगा वो Z2 के साथ आएगा, तो इसका स्क्वायर होकर के ये -1 हो जाएगा, यानी ये आयोटा की टर्म नहीं रहेगी। आयोटा वाली टर्म हमारी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, और जो हमारा फेज शिफ्ट है वो 2 पाई हो, इसके लिए हमारा जो आयोटा का पार्ट है आयोटा वाला वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आयोटा वाली टर्म हमारे पास में नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बारखाउजेन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो आयोटा वाली टर्म है उसको 0 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई या 0 कला विस्थापन के लिए आयोटा वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कला विस्थापन के लिए J युक्त पद 0 होना चाहिए, तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए बीटा इक्वल टू माइनस का ए बी Z2 Z1 अपॉन Z2 Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई, तो ये आ जाएगा ए बी Z2 Z1 अपॉन Z2 Z1 प्लस Z3। तो ए बीटा का मान आ गया माइनस का ए बी Z2 से Z2 कैंसिल Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब जो हमारी बारखाउजेन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बीटा का मान भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ए बीटा इक्वल टू 1 हो, उसके लिए कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम रख दें, ये 1 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बारखाउजेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से ये हो जाएगा, क्योंकि ए बीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो माइनस का ए बी, और यहां पर हम लोग इसको JX1 और ये JX1 प्लस JX3 हम लिख सकते हैं। जे हमारा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X1 अपॉन X1 प्लस X3 इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा माइनस का ए बी इक्वल टू X1 प्लस X3 अपॉन X1 आ गया। ठीक है, या फिर ये माइनस में आ जाएगा। अब जो ए बी है वो क्या था, GM_R0 इक्वल टू माइनस का X1 प्लस X3 अपॉन X1। X1 प्लस X3 की जगह यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, X2 लिख सकते हैं। X1 प्लस X3 इक्वल टू माइनस का X2 हम लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि Z1 प्लस Z3 इक्वल टू माइनस का Z2 होगा। तो यह आ जाएगा X2 अपॉन X1। ठीक है, माइनस माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस X2 अपॉन X1। इसका मतलब है
कि जो हमारे पास में AV है इसका मान कितना आ गया, x2 अपॉन x1। तो इन दोनों की साइन जो है वो हमारे पास में सेम आ रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो जो हम x1, x2, x3 या z1, z2, z3 यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए कि x2 और x1 तो सेम टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, और जो हमारा x3 है वो क्या होना चाहिए, इनसे डिफरेंट रिएक्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। x2 और x1 तो क्या होंगे, सेम रिएक्टेंस होंगे, एक ही प्रकृति के, और जो x3 है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर x2 और x1 कैपेसिटर हैं, x2 और x1 अगर कैपेसिटर हुए तो x3 को इंडक्टर होना चाहिए, और यदि x2 x1 इंडक्टर है तो x3 कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस प्रकार से हमारा जो सर्किट बनेगा एम्पलीफायर को यूज करके, एक तो हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर रहेगा और दूसरा x1, x2, x3 के मान इस प्रकार रहेंगे, ठीक है, ये दोनों सेम और ये डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार हमारा जो सर्किट मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक है यहाँ पर, तो ये ऑसिलेटर कहलाता है, यहाँ पर ऑसिलेटर होगा ये, और इनकी ये कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपके जो ऑसिलेटर दे रखे हैं, हार्टले ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, उन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक कर ले।